नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लकड़ी माफिया ने दलमा के जंगलों को बनाया निशाना। चांडिल के जंगलों से 20 एकड़ में लगे पेड़ काट ले गए तस्कर। चांडिल बोड़ाम होकर बंगाल ले जाए गए सखुआ के पेड़। मीडिया में खबर आने के बाद पहुंचे वन अधिकारी, कर रहे जांच। सरायकेला डीएफओ जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का दे रहे आश्वासन। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में अड्डेबाजों नशेड़ियों के विरुद्ध चला पुलिस का डंडा। आधा दर्जन से अधिक अड्डेबाज पकड़ाए, गाड़ियां भी की गई जब्त। एसएसपी के नेतृत्व में चले पुलिस दल ने नशीला पदार्थ भी पकड़ा। पुलिस अधिकारी पकड़ाए अड्डेबाजों नशेड़ियों से कर रहे पूछताछ। और सरकारी उदासीनता के कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित है पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड का लकड़ाडुंगरी गांव। 25 धीवर परिवारों के नसीब में स्वच्छ पेयजल भी मैसर नहीं। खराब है गांव का एकमात्र चापाकल। नदी से लाते हैं पीने का पानी। स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी नहीं दे रहे ध्यान। आइए बात करते हैं रैश ड्राइव कर धक्का मारने वाले युवक की चप्पल से हुई पिटाई की। सांक्षी थाना अंतर्गत धालमुम क्लब के समीप रैश ड्राइव करते हुए दो युवकों ने सामने से आ रही एक बाइक को धक्का मार दिया। बाद में आसपास के लोगों द्वारा दोनों को पकड़े जाने पर घटना की प्रत्यक्षदर्शी महिला ने एक युवक की चप्पल से धुनाई कर दी। बाद में दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पर हमारे साथ सर हॉर्न मारो बाज बार मेरा बता दें कि सांक्षी धालमुम क्लब के पास बाइक सवार दो युवकों ने सामने से आ रही एक बाइक में धक्का मार दिया। इससे बाइक में सवार गुलशन आरा नामक महिला जख्मी हो गई। उधर इस घटना के बाद आसपास उपस्थित लोगों ने दोनों युवकों को धर दबोचा। उनमें से एक युवक की घटना की प्रत्यक्षदर्शी एक महिला ने चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। वहीं दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों युवक काफी तेज रफ्तार से और काफी रैश गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। इससे कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे, लेकिन अंततः उन्होंने सामने से आ रही एक बाइक को धक्का मार ही दिया। इस वाकये में मानगो पुरुलिया रोड की रहने वाली गुलशन आरा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वे अपने पुत्र एमडी फरीद के साथ आमगान स्थित डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रही थी। युवक की पिटाई के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, जिसे लोगों ने दोनों युवकों को सौंप दिया। दोनों लड़का जो है ना बहुत ही रॉन्ग तरीके से गाड़ी चला रहा था। ये पहले एक आदमी, एक महिला और एक पुरुष आ रहे थे, उनको लगा कि उन्हीं को मार देगा, लेकिन इसी तरह से वो लोग बच गया। यहाँ आते आते इनको ठोकी दिया। टोटली ये रॉन्ग है। ये लोग किसमें थे? ये भी बाइक में थे। लगभग मोटा मोटी 200-300 मीटर एकदम ऐसे करके ऐसे चल रहा रोड में। इतना संकरा रोड है, यहाँ कोई उस तरह का स्टंट करने का। आइए बात करते हैं चांडिल के रामगढ़ में तस्करों द्वारा 20 एकड़ जंगल की सफाई किए जाने की। सरायकेला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत दलमा क्षेत्र स्थित रामगढ़ के जंगलों से तस्कर कई दिनों से 20 एकड़ में लगे सखुआ के पेड़ काटकर बंगाल भेज रहे हैं, लेकिन वन या पुलिस अधिकारियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जाकर वन अधिकारी वहां पहुंचे हैं और जांच कार्य शुरू किया है। चांडिल प्रखंड के रामगढ़ के जंगलों में लकड़ी तस्करों ने बीते एक हफ्ते से करीब 20 एकड़ में लगे सखुआ के पेड़ों को काटकर जंगल का सफाया कर दिया है। ये लकड़ी तस्कर चांडिल एवं बोड़ाम थाना क्षेत्रों से होते हुए सारी लकड़ियां बंगाल ले जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों थानों की पुलिस या वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन मीडिया में इसकी खबर आते ही वन विभाग के अधिकारी रामगढ़ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। इससे लोगों में इस पूरे मामले में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वन अधिकारी अब इसके लिए ग्रामीणों की संलिप्तता की बात करने लगे हैं। बताते चले कि दलमा के वनों में लकड़ी तस्कर काफी दिनों से सक्रिय हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे से होते हुए बोड़ाम थाना तक पहुंचाने में वन कर्मियों की संलिप्तता उजागर होती रही है।
हालांकि वन अधिकारी मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं सरायकेला डीएफओ आदित्य नारायण ने कहा कि अवैध वन कटाई की गहन जांच कर इसके दोषियों को चिन्हित करने के बाद उन्हें दंडित भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग काटी गई अधिक से अधिक लकड़ियों की बरामदगी का भी प्रयास करेगा। ये जो यहाँ पे पेड़ का जो अवैध पतन किया गया बहुत ही दुखद घटना है और इसकी सघन जांच की जाएगी। अगल बगल के क्षेत्रों में हम लोग छापेमारी भी करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी दोषी हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे इसमें, चाहे अपने विभागीय हो चाहे बाहर के कोई लोग हो जिसमें जो कि इसमें संलिप्त हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि ये जंगल के संरक्षक की बात है और काफ़ी यहाँ पे क्षति की गई है जंगल को। देखिए, ये तो अभी प्रारंभिक स्तर है, इस विषय में कुछ अभी बता पाना मुश्किल है क्योंकि वो जांच का विषय है। जब तक हम लोग खुद अपना जांच नहीं कर ले और जो दोषी है उसको चिन्हित नहीं कर ले, इस संदर्भ में कुछ बता पाना इस जांच में फिर वो एक तरह से अवरोध पैदा करेगा। आइए बात करते हैं गुलमुरी क्षेत्र में अड्डेबाजों व नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस के अभियान की। जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन द्वारा शनिवार को विशेष पुलिस टीम के साथ गोलमुरी में नशेबाजों एवं अड्डेबाजों पर की गई छापामारी में करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 7-8 गाड़ियां भी जब्त की गई है। इस दौरान पुलिस ने सिगरेट, पान मसाले जैसी नशीली सामग्रियां भी जब्त की है। शहर में आए दिन हो रही लूट व छिनतई की घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने शनिवार को गोलमुरी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापामारी की। अभियान में डीएसपी अनिमेश कुमार व गोलमुरी थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल भी शामिल था। छापामारी की शुरुआत टिनप्लेट स्थित अब्दुल बारी कॉलेज के सामने सब्जी मंडी के पीछे से हुई, जहां कुछ लोगों को नशा करते हुए पकड़ा गया। उनके पास से गांजा व नशे की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई। इसके बाद टिनप्लेट, केबल टाउन, बिरला मंदिर, टिनप्लेट चौक क्षेत्र की कई दुकानों पर छापा मारकर वहां से गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट के साथ ही गांजा जैसी नशीली वस्तुएं भी बरामद की गई। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने बताया कि शहर में आए दिन लूट छिनतई की बढ़ती घटनाओं व आम लोगों की शिकायतों को देखते हुए पुलिस टीम शहर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आगामी दिनों में ये अभियान जारी रहेगा ताकि आम जनता को ऐसी वारदातों से निजात मिल सके और अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। जो कोविड का जो हम लोगों को लॉकडाउन था वो खुलने के बाद लोगों को अभी काफ़ी आने जाने का परंपरा शुरू हुआ है करीब 2 साल में। तो इसमें काफ़ी सारा जगह पे ये शिकायत मिल रही थी कि रात में लोग अड्डाबाजा करते हैं और जो लोग बाहर पहले काम करते थे अभी लोग आके अभी वापस नहीं गए हैं, तो वो लोग यहाँ पर कई जगह पे मिल के दुकान के सामने, चाय दुकान के सामने, कहीं मतलब सुनसान जगह पे गांजा लेने का या नहीं तो नशीली पदार्थ लेने का शिकायत बार बार मिलती रहती है। और उसके अलावा ये लोग जब गांजा नशीली पदार्थ लेते हैं उसके बाद रोड पे जाने वाले के साथ मोबाइल छिनतई करना, पैसा उनसे मांगना, नहीं देने पे फिर पिटाई करना, लूटना, ये सब चीज़ का शिकायत हम लोग को मिल रही थी। इस संदर्भ पे हम लोग आगे एक स्पेशल टीम बना के जिला में 4 जगह पे हम लोग टीम बनाए जोनल बेस डीएसपी के नेतृत्व में। तो आज हम लोग गोलमुरी क्षेत्र में इसका जो है छापामारी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को करीब 7-8 मोटरसाइकिल मिला है, किसी में नंबर है, किसी में संदेह गाड़ी है और करीब 6-7 आदमी हम लोगों के लिए हाथ लगा है कि जो नशा पदार्थ लेते हुए और सेवन करते हुए उन लोगों का भी पूछताछ भी कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आया है। ये जो है अभियान हम लोग अभी निरंतर चला रहे हैं। पिछले 1 हफ्ता से शुरू हुआ और हम लोग 1 महीना तक चलाएंगे। तब तक जो है ये जो जगह है ये लोग सुरक्षित हो जाए हम लोगों के लिए और आम जनता के लिए। ये मंदिर जो है ये केबल कंपनी का जो है उस समय का निर्माणाधीन मंदिर था, अधूरा निर्माण हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जगह है और काफ़ी पुराना टाइप का लग रहा है। तो लोग इसमें पब्लिक लोग, जनरल लोग, जो आम आदमी है वो नहीं आते हैं। तो ये इन लोगों के लिए एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। अभी आपके सामने ही लोग जो यहाँ से भाग रहे हैं देखने में कि कहीं ना कहीं रूप में आके यहाँ पर दारू पीना, नशीली पदार्थ का सेवन करना, वो चीज़ के लिए लोग यहाँ पर सामने चुनते हैं। तो इस कारण हम लोग दिन में आके एक बार चेक किए हैं। तो रात में हम लोगों को जगह पे पहुँचना और कौन कौन जगह पे आदमी छिप सकता है ये भी हम लोग को मालूम पड़ा है। तो स्पेशली रात में हम लोग जब भी कोई अचानक हम लोग रैंडम, अभी तो दिन में आए तो शाम में हम लोग अचानक कभी भी रैंडम चेक करने के लिए एक बार हम लोग दिन में आके देखना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग आए थे। आइए बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर पूर्वी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांव की। झारखंड गठन के लंबे समय बाद भी राज्य के कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की लौ नहीं जल पाई है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड का लकड़ा डुंगरी गांव उन्हीं गांवों में एक है जहां के ग्रामीण आज भी शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर अपनी जिंदगी जीने को विवश है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद काफी लंबा समय बीत गया,
इस दौरान कई सरकारें आई और गई, लेकिन सुदूरवर्ती गांवों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सरकार की किसी भी विकास योजना का लाभ तो दूर की बात, पीने का साफ पानी और पक्की सड़क तक गांव वालों को नसीब नहीं हो पाई है। सरकारी विभाग की उदासीनता कहें या सरकारी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का नतीजा ऐसे बदनसीब गांवों की शायद फहरिस्त होगी झारखंड में। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत गोहला पंचायत के लकड़ा डुंगरी गांव की, जहां के ग्रामीणों तक सरकार की विकास योजनाओं की किरणें नहीं पहुंच पाई है। इस गांव में 25 धीवर परिवार रहते हैं। गांव का एकमात्र चापाकल अरसे से खराब पड़ा है, उसे ठीक करवाने वाला कोई नहीं। कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस गांव का रुख करे तो शायद ये ठीक हो जाए। फिलहाल ग्रामीण कई किलोमीटर का सफर तय कर नदी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। समस्या यहीं खत्म नहीं होती है, गांव में पक्की सड़क भी नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव के मंगल धीवर व छोटू धीवर कहते हैं कि गांव में न तो जल मीनार है और न ही कुआं। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। बरसात में इस गांव की मुसीबत और बढ़ जाती है। पक्की सड़क व पुल नहीं होने से गांव टापू में तब्दील हो जाता है। कई दिनों तक मुख्य मार्ग से गांव का संपर्क कट जाता है, जिससे लोगों को कई दिन भूखे दिन गुजारने पड़ते हैं। ग्रामीणों की उम्मीद भरे नजरें स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों पर टिकी है। देखना यह है कि उनकी नजरें कब इस गांव पर इनायत होती है। सबसे बड़े हम जहाँ तक देखा सर, इस सर्कल में घूमे, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है पानी का और यातायात के लिए भी। एक टापू नुमा जगह में यहाँ 20 से 25 परिवार जो रह रहा है, घर है, लेकिन 100 से ज़्यादा यहाँ लगभग जनसंख्या है। और यहाँ जब बारिश होता है, बारिश की परिस्थिति में ये लोग जो है 2-3 दिन तक जो है ये लोग कहीं निकल नहीं पाता। भूखे प्यासे बेचारा जब तक ये पानी स्थिर नहीं होता, पानी कम नहीं होता है, या जो अपना संग नदी का नाम से जो जाना जाता है, तो ये लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाता अपने जीविका के लिए। ये लोग उनको किसी भी हालत से जो है गुजारा करना पड़ता है। 3-4 दिन के बाद यहाँ से निकलने के बाद बाजार जो जाता है, ये लोग अपना ये लोगों की जीविका तो पानी के साथ मछली है, मछली के साथ में ये लोगों का दैनंदिन जीवन चलता है और इन लोगों का कोई दूसरा साधन नहीं है सर। ये देखो, माने नदी में जैसे बाढ़ जाता है, यहाँ पोल नहीं, कुछ नहीं है, हाय उधर घूम का जाता है हम लोग। और उधर पानी भी नहीं है, कुछ नहीं, इधर कार भी तो बनाना जरूरत है। पानी का तो नदी का पानी खाता है, चापाकल नहीं है, खत्म हो गया, वो खराब हो गया, जो था तो खत्म हो गया। क्योंकि मैं खराब पड़ा हुआ है, ये तो नदी का ही पानी उठा कर पीना पड़ता है, कादा पानी पीना पड़ता है। उस टाइम क्या करना पड़ता है, आदमी सबका घर में, किसी का घर में खाना रहता है, किसी का नहीं रहता है, सब तो भूखे में रहना पड़ता है। तो उस टाइम कहाँ पार होगा? एक तो पुलिया भी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ पार होगा आदमी सब? अब ऐसे रहना पड़ता है, चारों तरफ तो पानी में घिर जाता है। और समस्या है, एक तो कोटा में किसी का कार्ड है, किसी का नहीं है, और सब क्या करेगा, ऐसे रहे जाता है। पड़ रहा है, नदी से पानी ला रहा है, बोरिंग खराब हो गया, बोरिंग भी नहीं है, खराब बोरिंग है। और साथ में पानी पूरा भर जाता है, हम यहीं पर रहता, हम लोग भूखा में रहता है। हम लोग का बहुत जरूरत है। हाँ, हम लोग का दो तरफ पानी भी गिर जाता है, तो हम लोग वैसे पानी खाते हैं। एक तो बोरिंग दिया है, और बोरिंग तो हम लोग इतना दूर जा नहीं पाते हैं, हाँ, खराब हो गया है। बात करते हैं सरायकेला के चौका के गांव में 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट किए जाने की। सरायकेला के नक्सल प्रभावित चौका थाना क्षेत्र के रियारदा, लपाई व बालेडी गांवों में बड़े पैमाने पर की गई अफीम की खेती शनिवार को प्रशासन ने नष्ट करा दिया। गुप्त जानकारी पर पहुंची अंचलकर्मी, चौका थाना पुलिस व सीआरपीएफ की टीम ने पूरी फसल नष्ट कर दी। सरायकेला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत नक्सल प्रभावित चौका के रियारदा, लापाई एवं बालेडी क्षेत्रों में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती की गई थी। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर चौका थाना प्रभारी धनराज कुमार, अंचल कर्मचारी अभिषेक कुमार तथा मातकमडी सीआरपीएफ कैंप के जवान पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे और लाठी डंडों के सहारे अफीम की पूरी फसल को नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नक्सली संगठन ग्रामीणों से अफीम की खेती कराते हैं, जिससे होने वाली आधी आय नक्सली ले लेते हैं।
जिला पुलिस इन क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में नशे का कारोबार पनपने से रोका जा सके। आइए बात करते हैं इनकम टैक्स कर्मियों व चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच खेले गए दोस्ताना क्रिकेट मैच की। जमशेदपुर के इनकम टैक्स विभाग के कर्मियों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंटों की टीम के बीच शनिवार को क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। दोस्ताना माहौल में खेले गए इस क्रिकेट मैच के जरिए कोरोना काल में आयकर विभाग एवं नगर के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच बढ़ी दूरियां दूर करने की कोशिश की गई। बता दें कि जमशेदपुर के आयकर कर्मियों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंटों के संयुक्त प्रयास से शनिवार को कदमा के उलियान में हवाई अड्डे के पास स्थित क्रिकेट मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कोरोना काल में आयकर विभाग के कर्मचारियों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच बढ़ी दूरियों एवं संवादहीनता को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित इस मैच में दोनों ही टीमों ने दोस्ताना माहौल में खेल का आनंद लिया। जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा ने कहा कि इस आयोजन से कोरोना महामारी एवं उसके कारण जारी लॉकडाउन के दौरान दोनों फ्रेटर्निटी के बीच बढ़ी दूरियां कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, हम लोग का जो फील्ड में जो अब उतरे हैं हम लोग कोरोना के बाद से जो है, तो हम लोगों का प्रयास यही है कि सबसे मेल जोल बढ़ा के और जो हम लोग के बीच में थोड़ा सा दूरी आ गया था उसको कम करते हुए खेल के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। सीए फ्रेटर्निटी है, पब्लिक से भी हम लोग पहले भी मैच खेले, तो एक प्रयास है हम लोगों का कि जो दूरी है बन गई थी कोरोना के बाद और थोड़ा सा विभाग जो है वो महसूस कर रहा था कि आपस में भी और पब्लिक से भी थोड़ा दूरी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए एक ये नया प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। और आने वाले दिनों में इससे हमें उम्मीद ये है कि जो भी हमारी दिक्कतें हैं या हमारी अपेक्षाएं वो भी पूरी होंगी। पब्लिक के थ्रू हम जो मैसेज देना चाहते हैं कर के लिए वो भी दे पाएंगे, और जो पब्लिक को हमसे कुछ उम्मीदें हैं उसको पूरा करने में भी एक ब्रिज की तरह ये काम करेगा। स्पोर्ट्स का एक माध्यम बनेगा और हम लोग जो है एक दूसरे के पास आएंगे और हम लोग जो एज ए विभाग ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे, हमारी टीम भी अच्छा करेगी और पब्लिक के लिए हम और ज़्यादा सेवाएं जो है अच्छे तरीके से करने में और सक्षम होंगे और अपने तहे दिल से हम लोग जो है सेवा कर पाएंगे। जीतने वाले को बहुत बहुत बधाई, और आगे आने में हम बोलेंगे और प्रदर्शन अपना अच्छा करें। कड़ी चुनौतियां हैं आगे, जैसे अभी एक बोल रहे हैं एक आगे की ड्यूज़ का मैच रखेंगे, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे और उसी अपने जोश से और जज्बे से देश के लिए भी हम लोग समर्पित हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी सेवा है उसको पूरा करेंगे, इसी जज्बे को लेके आगे जाएंगे। और लोगों के लिए ये मैसेज देना हमको तो कीजिए, अब कोरोना पीछे चला गया है, दिल खोल के आगे बढ़े, अपना अपना काम करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। वहीं आयकर विभाग के ऑफिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार साह ने बताया कि क्रिकेट मैच का ये आयोजन आयकर विभाग के कर्मियों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच दूरियां कम करने में काफी सहायक साबित होगा। हमारे सर ने काफी सपोर्ट किया कि आप लोग, और हमारी टीम भी नो डाउट बहुत अच्छा खेली, जिसके चलते हम लोग आज जीते और अच्छा लगा। मेरा नाम बहुत निष्पक्ष गेम के लिए डिपार्टमेंट की टीम है, बहुत ज्यादा जरूरत होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जीत में ये कि जैसा हमारे पीसीआईटी साहब ने अभी बताया कि लोगों को एकजुट हो गया, कोरोना खत्म हो गया, सब साथ में है और अभी सब कुछ अपना एक्टिविटी चालू रखे, जिससे सारे देश को संदेश जाए और आपस में मानवता बढ़े। आइए बात करते हैं नक्सल प्रभावित गांवों में चले सिविक एक्शन प्रोग्राम की। सरायकेला के चौका थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित विभिन्न गांवों में सीआरपीएफ के साथ ग्रामीणों का बेहतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों के बीच जरूरत के कई सामग्रियों का वितरण किया गया। सरायकेला खरसवा जिले के चौका थाना क्षेत्र स्थित नक्सल प्रभावित गिरियाकोचा समेत आसपास के गांवों में सीआरपीएफ 133 बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित उरमाल, महादेव बेड़ा, गिरियाकोचा, असंगी बेड़ा, बिद्री आदि गांव के लोगों के बीच कंबल, साड़ी, रेडियो, बर्तन, सोलर लैंप एवं खेल सामग्रियों का वितरण किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम में काफी संख्या में गांव के लोग पहुंचे थे। इस मौके पर सीआरपीएफ 133 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी संदीप द्विवेदी ने ग्रामीणों के बीच खेल सामग्री एवं अन्य जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण और सीआरपीएफ के बीच की खाई को पाटने का काम करेगी। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव सहयोग करने का वादा भी किया। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील की।
इस मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी संदीप द्विवेदी, सहायक कमांडेंट सुबोध कुमार सिंह, चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह एवं सीआरपीएफ के जवान तथा पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं लगा रखा हूँ जो हम लोग का एक स्वीप एक्शन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसके लिए हम आज इस गांव में एकत्रित हुए हैं। और ये सीआरपीएफ की परंपरा रही है कि वो आम लोगों के साथ में जन सहयोग करे और आम जनता के साथ में मिलकर हम जो यहाँ पे नक्सल की समस्या है उसको दूर करें। और जो एक दूरी बनी रहती है फौज और समाज या फौज और लोगों के बीच में, उसको पाटने का हम काम करते हैं खासकर इस स्वीप एक्शन प्रोग्राम के द्वारा। और जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं कि ढेर सारे दूर दूर से गांव वाले यहाँ पे आ रखे हैं और वो सब इस पूरे हमारे जो स्वीप एक्शन प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये एक जो हमारे कमांड महोदय का निर्णय था कि जितने भी दूर दराज इलाके में हम जाके इस चीज़ को अपने कैंप से दूर जाके और गांव के बीच में जो उनकी समस्या है उनको सुने, उनको जितनी मदद कर सके हम जिस तरीके से, और एटलीस्ट वो सारी हमारी बातें आगे जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं लोगों के नक्सलियों द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं, उनको दूर करें। तो उसी का ये एक प्रयास है, हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। और अब बात करते हैं विद्युत कर्मी यूनियन के सेमिनार में अपनी मांगों पर हुए विचार विमर्श की। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के शनिवार को आयोजित मिलन समारोह सह सेमिनार में विद्युत कर्मियों की लंबित मांगों पर चर्चा हुई। सेमिनार सह मिलन समारोह में यूनियन के क्षेत्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों ने शिरकत की। बता दें कि आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन में शनिवार को झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन की ओर से मिलन समारोह सह सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों पर विचार विमर्श किया। यूनियन के अनुसार विगत कोविड काल में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ साथ बिजली कर्मियों ने भी जान की परवाह न करते हुए लगातार काम किया, लेकिन न तो विभाग और न ही सरकार ने इन बिजली कर्मियों की सराहना की और न ही उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी गई, जो निंदनीय है। वहीं यूनियन नेताओं ने वर्ष 2015 में निगम की ओर से आयोजित हुई आंतरिक परीक्षा के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पदोन्नति नहीं किए जाने की चर्चा करते हुए सरकार से इसे तत्काल पूरा करने की मांग की। इसी प्रकार यूनियन की ओर से अपनी 10 सूत्री मांगों पर चर्चा कर उनके लिए आंदोलन चलाने की रणनीति तैयार की गई। दरअसल आज हम लोग एक मधुबन होटल आदित्यपुर में एक यूनियन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बिजली मजदूर साथी जो पूरे जमशेदपुर, बल्कि नहीं जमशेदपुर ही नहीं कहा जाए बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में इस महामारी जैसे कोरोना काल अवधि में भी अपनी सेवा 24 घंटे निरंतर दिए, लेकिन कहीं भी किसी सरकार में या किसी भी संस्था ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। हमने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी पूरे राज्य के अंदर अस्पतालों में और जो छोटे छोटे उद्योग थे जहाँ जैसे कि ऑक्सीजन जहाँ सप्लाई की जाती है या जहाँ से ऑक्सीजन लिया जाता है या मेडिकल स्टोर हैं या और भी जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको हमने बचाया। यहाँ तक कि इस बीच में हमारे कई बिजली मजदूर साथियों ने अपनी जान की आहुति तक दे दी, बलिदान दे दिया। लेकिन किसी भी जगह आप अगर देखें तो जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको उनका तारीफ की गई या उनकी उपलब्धियां गिनाई गई, लेकिन हम लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति हमने बहाल रखा। इस पूरे महामारी काल में कहीं से भी ये समस्या नहीं आई कि कहीं पर बिजली बाधित हुआ हो, लेकिन हमारे योगदान को कहीं भी ना सरकार ने, ना हमारे विभाग ने, ना हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया। और आज हम लोगों का यहाँ बैठक का 10 मुख्य मांग हम लोग आज यहाँ रखने आए हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग आज क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बोर्ड मुख्यालय के समक्ष धरना देंगे। बात करते हैं 10 दिन से जलापूर्ति ठप होने से बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी में मचे हाहाकार की।
बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में करीब 10 दिनों से जलापूर्ति बंद होने से नाराज निवासियों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 3 दिन के अंदर जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने ऐसा नहीं होने पर बुधवार 9 मार्च को PHED के कार्यपालक अभियंता कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी है। विभाग में यहाँ पे विभाग का आदमी बैठा हुआ है, कोई किसको सुना रहा है, किससे बात कीजिएगा, किससे बात कीजिएगा। 1 मिनट आप प्रतिमा सुनो, दोनों आदमी बोलिए, दोनों आदमी 1 मिनट। कार में बैठ के खाली फोन करेगा, क्या मेरे को सुविधा नहीं करा और के काम भी चले। कब तो पानी का जरूरत है, अगर नहीं जाता वैसा वो साले को तत्काल पानी से मुक्त कीजिए। ये बात एकदम सही है। छोटा समस्या है, उसके लिए तो हम लोग लड़िए नहीं सकते। बहाल करें और यहाँ का राजनीति करता है लोग पैसा खा गया और पैसा हम लोग का भाग बड़ा करने था जो साला सुबह जो सब रोड खुदवाया और उसके बाद पूरी रोड करी। बता दें कि पंप में आई खराबी के कारण बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में विगत करीब 10 दिनों से जलापूर्ति ठप है। इसके कारण कॉलोनी वासियों में हाहाकार की स्थिति है। इससे कॉलोनी वासियों में भारी रोष है। शनिवार को कॉलोनी वासियों ने पंप हाउस जाकर वहां धरना प्रदर्शन करते हुए जलापूर्ति पुनर्बहाल कराने की मांग की। उन्होंने पंप हाउस में नया मोटर लगाने की मांग भी की ताकि बार बार मोटर खराब होने से जलापूर्ति बाधित न हो। कॉलोनी वासियों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से आगामी 3 दिनों में कॉलोनी में जलापूर्ति बहाल करने की मांग करते हुए ऐसा नहीं होने की स्थिति में बुधवार को विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। कॉलोनी के निवासी अनिल सिंह ने बताया कि कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए लगे पुराने मोटर पंप के बार बार खराब होने से जलापूर्ति ठप हो जा रही है। कॉलोनी वासी पंप हाउस में नया मोटर लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि जलापूर्ति बाधित न हो। 3 दिन में जलापूर्ति पुनर्बहाल नहीं होती है तो कॉलोनी वासी बुधवार को कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। सप्लाई पानी बंद है बागबेड़ा कॉलोनी वासी पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ पानी नहीं है बाबा कॉलोनी में। उसको लेकर आज पानी टंकी एक में हम लोग जनता बागबेड़ा वासी की तरफ से मीटिंग रखा गया था और हमने मुखिया जी को बुलाया है। दोनों मुखिया को प्रतिमा मुंडा और बहा मुनि को पूछा गया कि आखिर क्या दिक्कत हो रहा है। पानी बागबेड़ा में सप्लाई पानी बंद है और पब्लिक पूरा जनता का मांग है कि यहाँ पर नया मोटर लगाया जाए, नया मोटर लगा के पानी का सप्लाई किया जाए। ये लोग पुराना चीज को ही बनवाते हैं सारे मुखिया मिल के और वो बराबर जलते जा रहा है। इसके चलते पानी नहीं आता है और पब्लिक का डिमांड है कि नया काम हो, फ्रेश काम हो। अब फ्रेश काम होगा तो बागबेड़ा सप्लाई पानी सुचारू रूप से चालू रहेगा, लेकिन मुखिया लोग इसको करना नहीं चाहते। यहाँ के बागबेड़ा में कम से कम 10 से 15 हजार का से आबादी है। क्या है कि हम लोग बुधवार को पूरा बागबेड़ा वासी PHED विभाग का पूरा जाके तालाबंद करेंगे और वहाँ का स्कूटी का घेराव करेंगे। बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम में पेट्रोल सब्सिडी के लिए अब तक 44,627 लोगों के हुए पंजीकरण की। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में दी जा रही सब्सिडी के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि ये संख्या जिला प्रशासन द्वारा अनुमानित वाहन मालिकों की कुल संख्या का आधे से भी कम है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल में दी जा रही सब्सिडी के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के बाद भी अब तक अनुमानित लक्ष्य के 50% वाहन चालकों ने भी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि विगत जनवरी माह में इस योजना के लागू होने के बाद से अब तक 2300 लोगों को सब्सिडी की राशि का भुगतान कर दिया गया है। वहीं 17,500 लोगों को सब्सिडी का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है। राजीव रंजन ने बताया कि प्रशासन ने पेट्रोल पंप जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया है। उन्होंने बताया कि जिले में पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुमान के आधार पर 1 लाख के लगभग वाहनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक हम 50% वाहन भी रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास जारी है। सरकार की ये बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है। दोपहिया वाहन मालिक इसका लाभ ले सकते हैं।
सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है पेट्रोल सब्सिडी का, उसमें हमारे ज़िले में लगभग 44,627 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसमें से जनवरी माह में जब ये योजना लागू हुआ था उस समय हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और लगभग 2,348 लोगों को तो तत्काल भुगतान किया जा चुका था और 17,500 लोगों का भुगतान की प्रक्रिया में। और इसमें एक और लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोगों के द्वारा जनवरी माह का पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले लिया गया है या अन्य महीनों में जब भी लाभ ले लिया जाएगा तो सीएम सपोर्ट में एक लास्ट में अंतिम में की घोषणा पत्र है, तो जिस माह के लिए वो लोग ले लिए हैं तो उस माह का ये घोषणा देना होता है कि हमने जो राशि हमको सरकार से मिली है उसका उपयोग हम लोगों ने कर लिया है और वो सबमिट करने के बाद उनका पुनः दूसरे माह के लिए अपने आप रजिस्टर्ड हो जाता है कि वो योग्य हो गए हैं दूसरे माह का भी सब्सिडी लेने के लिए। लगभग जो हम लोगों ने अभियान चलाया और जगह जगह पेट्रोल पंप के पास भी हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है और सभी राशन दुकान में हम लोगों के द्वारा सरकार से के द्वारा सप्लाई किया गया तो उस पोस्टर को भी लगाया और सभी डीलर उसको बता रहे हैं और लगभग सभी लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंच चुकी है। और अब बात करते हैं पुलिस लाइन में आयोजित निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप की। जमशेदपुर स्थित पुलिस लाइन में प्रशासन की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें महिला रोग, शिशु रोग के साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उन्हें सुझाव के साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी। शनिवार को जमशेदपुर पुलिस लाइन में प्रशासन की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पुलिस लाइन के निवासियों के साथ ही काफी संख्या में आसपास के लोग भी जांच कराने पहुंचे। कैंप में मौजूद महिला रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ के अलावा अन्य रोगों से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। यह शिविर विशेषकर पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों के लिए लगाया गया था। काम में व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मी अपना और अपने परिजनों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करा पाते हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन स्वयं स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण अस्पताल में जाकर पुलिसकर्मी व उनके परिवार के सदस्य स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाए। उसे लेकर पुलिस विभाग के डॉक्टर व सिविल सर्जन की मदद से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में आम लोगों ने भी काफी संख्या में स्वास्थ्य जांच करवाई। अभी जाड़ा के बाद हम लोगों का जो है मौसम भी बदल रहा है। इसके अलावा बीच में कोरोना के चलते पुलिस विभाग में बहुत लोग दौड़ धूप काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके परिवार वाला भी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में जाके जो रेगुलर चेकअप होता था, शुगर का चेकअप करें, बीपी का चेकअप करें और ये जो छोटे छोटे चीज़ें हो गई, तो उस संदर्भ में भी लोग हॉस्पिटल जाने में डरते थे। अभी कोरोना भी कम हुआ है, तो इस माहौल में हम लोग अपने जो पुलिस विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग सिविल सर्जन से बात करके कुछ हम लोग विशेषता भी हम लोग मंगाए हैं। डॉक्टर जैसे महिला को देखने वाले, बच्चों को देखने वाले, और पुलिस लाइन में हम लोग पुलिस परिवार के लिए जो भी जवान काम कर रहे हैं, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, और उनके परिवार जो पुलिस लाइन में वासन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग हेल्थ कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उस कैंप में लोग आ रहे हैं, अभी तक 100 लोग आ चुके हैं और इसमें हम लोग निःशुल्क अपना दवाई भी दे रहे हैं उनके और उनके परामर्श भी दे रहे हैं। यदि कोई उनको हायर सेंटर की ज़रूरत है इलाज के लिए, डॉक्टर के रिकमेंडेशन में हम लोग उनको हायर सेंटर के लिए भी जाने के लिए मदद करेंगे। नहीं, ये एक्चुअली हर महीना हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें भी हम लोगों के लिए काफ़ी दवाएं का रहता है और हम लोग के पास उतना समय भी नहीं रहता है पुलिस लोग हर महीना आए। तो हम लोग बीच बीच में, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे, उसके बाद कोविड के बाद हम लोग इसको डिस्कन्टिन्यू किए थे, अभी कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो 2 महीना 3 महीना बाद एक बार और पुनः हम लोग कराएंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।